पुलिस हेडक्वार्टर में आज पुलिस कमिश्नर माथुर की रिटायरमेंट सेरेमनी थी। पुलिस हेडक्वार्टर का ओपन ग्राउंड पुलिस वालों, अधिकारियों और मीडिया पर्सनल से खचाखच भरा हुआ था। मंच पर कमिश्नर माथुर का सम्मान किया जा रहा था। कमिश्नर माथुर ने डायस पर आकर अपनी गुड बाय स्पीच में सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने पुलिस विभाग को अपने जीवन के 35 वर्ष दिए हैं। इन 35 वर्षों में मुझे अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि मेरे किसी आदेश से किसी कर्मचारी, अधिकारी या मीडिया कर्मी को कोई ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और अपने जीवन की सेकेंड इनिंग प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आज जीवन के इस मोड़ पर मुझे एक गीत याद आ रहा है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। पुलिस कमिश्नर का चार्ज लेने वाले नए कमिश्नर हैं सर धनंजय राजपूत, जो हर हिसाब से मुझसे बेहतर हैं और बेहतर साबित होंगे। मैं श्री धनंजय राजपूत से आग्रह करूंगा कि वो कार्यभार ग्रहण करें और दो शब्द बोलकर हम सभी को अनुग्रहित कर दें। कमिश्नर धनंजय राजपूत का नाम सुनकर सभा में गहरी शांति छा गई। अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों में बेचैनी और डर के भाव स्पष्ट देखे गए। कंगना ने धीरे से इंस्पेक्टर दिवाकर से पूछा, सभा में अचानक इतनी शांति कैसे हो गई? कंगना, दरअसल कमिश्नर धनंजय राजपूत बहुत ही स्ट्रिक्ट और गंभीर अधिकारी हैं। वो किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करते, बहुत कम बोलते हैं और इसी से विभाग में उन्हें कुछ लोग सनकी भी कहते हैं। कमिश्नर राजपूत बहुत ही हाई क्लास ऑफिसर हैं और एक तरह से देखा जाए तो कमिश्नर की ये पोस्ट उनके लिए डिमोशन के समान है। वास्तव में भी वो एक बार डिमोट हो चुके हैं। धनंजय राजपूत ने अपने संबोधन में कहा, ये मेरी अंतिम पोस्टिंग है। 2 साल बाद मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। मेरी छवि पुलिस विभाग में एक कठोर, अनुशासन प्रिय अधिकारी की है। मेरे सर्विस कैरियर में बहुत से अप्स एंड डाउन आए, जिनका मैंने पूरी कुशलता से निर्वहन किया। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हर संकट से उबारा और उन पर आंच नहीं आने दी। आप लोग बिल्कुल अपने मन से इस बात को निकाल दें कि मैं बहुत ही निष्ठुर हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करता। ये मेरा स्वभाव है, जिसे मैं बदल नहीं सकता। धन्यवाद। स्पीच सुनकर कंगना ने दिवाकर से कहा, सर, मुझे तो ये बंदा काम का लगता है। लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त न करना तो एक प्लस पॉइंट है। सर, क्या मुझे बताएंगे कि कमिश्नर साहब का डिमोशन किस बात पर हुआ था? तो हुआ ये था कंगना कि होम मिनिस्टर चंद्रा साहब की शादी के 25वीं सालगिरह का सिल्वर जुबली इवेंट था। उस समय राजपूत सर एएसपी की पोस्ट पर कार्यरत थे। इवेंट की सारी जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई थी। राजपूत सर ने बड़े अच्छे से इवेंट को प्लान किया था, बहुत अच्छा प्रबंध था। इस मौके पर जब होम मिनिस्टर चंद्रा साहब स्पीच देने आए तो माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था। दरअसल चूहों ने तार को जगह जगह से कुतर दिया था। वहीं किसी बच्चे ने उस पर पानी गिरा दिया, जिससे माइक के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही होम मिनिस्टर ने माइक को पकड़ा, माइक में से तेज करंट आया। होम मिनिस्टर माइक को छोड़ नहीं पाए, उन्हें तगड़ा करंट लगा और वो डायस को लेते हुए मंच पर ही गिर गए। पब्लिक को लगा कोई आतंकवादी घटना हो गई है। लोगों में भगदड़ मच गई और इस स्टैम्पीड में 2 महिला, एक बच्चा और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बाद में होम मिनिस्टर का भी निधन हो गया। इस एपिसोड का पूरा ठिकरा राजपूत सर के ऊपर फोड़ा गया। उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और डिमोट कर दिया गया। लेकिन सर, इसमें राजपूत सर की तो कोई गलती ही नहीं थी। ये तो उनके साथ बेहद नाइंसाफी हुई। बहुत बुरा हुआ सर उनके साथ। कंगना, असली बुरा तो उनके साथ इसके बाद में हुआ। सर, बताइए क्या हुआ बाद में?
दिवाकर बताने ही वाला था कि इसी बीच कमिश्नर माथुर आ गए और उन लोगों से बातें करने लगे। भाई, आप लोगों ने ही मेरी सफलता की पटकथा लिखी है। मैं आप लोगों को भूल नहीं सकता। परसों शाम को मैंने अपने निवास पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं। मिसेज मायके गई हुई है, इसलिए आप लोग की कॉकटेल पार्टी रखी गई है। क्योंकि कॉकटेल पार्टी थी, इसीलिए इंस्पेक्टर दिवाकर अपने साथियों और सब इंस्पेक्टर के साथ रात 9 बजे कमिश्नर माथुर के घर गए। कल तक जहां पर पुलिस का पहरा और एक अनोखी शानो शौकत रहा करती थी, वहीं आज वो कोठी वीरान पड़ी थी। वो लोग गेट खोलकर अंदर गए और उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया और बेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इंस्पेक्टर दिवाकर ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुद ही खुल गया। सर सर कहते हुए वो लोग थोड़ा अंदर आ गए, लेकिन उन्होंने वहां पर देखा टेबल पर बहुत सारी अंग्रेजी शराब की बोतलें रखी हैं और खाने के लिए कई तरह की नमकीन और काजू रखे हैं। माथुर साहब मेज पर हाथ रखकर उस पे अपना सर टिकाए हुए थे। लग रहा था जैसे इंतजार करने के बाद में सर रखकर आराम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर दिवाकर ने हल्के से उन्हें आवाज लगाई, सर हम लोग आ गए हैं। लेकिन कमिश्नर साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया। इंस्पेक्टर दिवाकर ने जैसे ही उन्हें हल्का सा हिलाया, वो चेयर से नीचे को लुढ़क गए। उनमें से एक ने हार्ट बीट और नब्ज टिटोली तो सभी हैरान रह गए। कमिश्नर साहब मर चुके थे। और एक हैरानी की बात यह थी कि उनके माथे पर किसी ने एस स्क्राइब कर दिया था। इसलिए दिवाकर को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद ये हार्ट अटैक नहीं, कुछ और है। अतः तुरंत इंस्पेक्टर दिवाकर ने सभी से कहा, आप लोग किसी भी चीज को छुए ना, हो सकता है कि ये हार्ट अटैक नहीं, कुछ और ही हो। पुलिस कमिश्नर के रिटायरमेंट के एक दिन बाद ही उनके निधन ने चारों ओर कोहराम मचा दिया। न्यूज़पेपर और चैनल वालों का देखते ही देखते हुजूम इकट्ठा हो गया। प्रथम दृष्टया से तो ये प्रतीत हुआ कि उनका हार्ट फेल हो गया है, लेकिन उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी मौत जहर पीने के कारण हुई थी। मौजूदा पुलिस कमिश्नर राजपूत ने तुरंत ही सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद सभी को आवश्यक निर्देश दिए। मैंने कल ही पुलिस कमिश्नर का चार्ज लिया और आज ये हो गया। आप सब मेरे विषय में जानते हैं। आप लोग कुछ भी करें, जो चाहे स्टेप लें, लेकिन मुझे कातिल इसी हफ्ते चाहिए, वरना मैं पूरे महकमे पर सख्त एक्शन लूंगा। मैं इंस्पेक्टर दिवाकर को इस केस का इंचार्ज बना रहा हूँ। सभी अधिकारी जानते थे कि कमिश्नर राजपूत जो कहते हैं वो करते अवश्य हैं, इसीलिए पूरे महकमे में खलबली मच गई। इंस्पेक्टर दिवाकर ने कमिश्नर राजपूत से कहा, सर मैं इस केस में डिटेक्टिव कर्नल पुरोहित को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। हाँ तो करो ना, रोका किसने है? कुछ भी करो, लेकिन कातिल मुझे इसी हफ्ते चाहिए। मीटिंग से बाहर आकर दिवाकर ने तुरंत फोन पर कर्नल पुरोहित को कांटेक्ट किया। सर एक बहुत आवश्यक केस में मुझे आपकी आवश्यकता है, कृपया कल आप हेडक्वार्टर आ जाएं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कर्नल पुरोहित ने कहा, इंस्पेक्टर दिवाकर, मैंने आपकी बात कब टाली है, लेकिन कल ही मैं अपने मित्र और उसकी फैमिली के साथ एक हफ्ते की हॉलिडे ट्रिप पर सिंगापुर जा रहा हूँ। टिकट आ गए हैं और सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं दिल्ली आ गया हूँ। तुम शायद रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर माथुर साहब के केस के विषय में मुझे इन्वॉल्व करना चाहते हो। माथुर साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन सॉरी दिवाकर, इस केस में मेरा इन्वॉल्व होना मुश्किल है। पुलिस कमिश्नर के घर कैमरे लगे हुए होंगे, उनकी फुटेज निकलवा लो और मालूम करो कि क्या उनके हाल ही में किसी से कोई दुश्मनी थी। यह सब मालूम करो और मैं एक हफ्ते बाद तुम्हें ज्वाइन कर दूंगा। कोई बात नहीं सर, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको तो मालूम ही है कि नए कमिश्नर राजपूत सर कितने कड़क अधिकारी हैं। एसएसपी और एसपी मुझ पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं और मुझसे आशा लगाए बैठे हैं कि मैं एक हफ्ते में ही कातिल पकड़कर उनके हवाले कर दूंगा। दिवाकर, मैं जानता हूं कि कमिश्नर राजपूत कितना संघी अधिकारी है, लेकिन मैं विवश हूं। और हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना है कि मर्डर का मोटिव और पैटर्न जानने का प्रयास अवश्य करना।
तभी केस हल कर पाओगे। ऑल द बेस्ट दिवाकर। अगले रोज कंगना परेशान और हैरान सी इंस्पेक्टर दिवाकर के ऑफिस में आई और बोली, पुलिस कमिश्नर के मर्डर से मिलता जुलता एक मर्डर दिल्ली में भी हो गया है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट शेखर का खून हो गया है। उसे भी शराब में जहर देकर ही मारा गया है। उसके माथे पर भी प्लस का साइन एनग्रेव है। क्या? जल्दी से टीवी खोलो, देखिए क्या है न्यूज में। सिटी हॉस्पिटल के सामने न्यूज चैनल की अच्छी खासी भीड़ थी। वहां पुलिस बल और बहुत से पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन अधिकारियों की भीड़ में दिवाकर ने कर्नल पुरोहित को पहचान लिया, जो दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे। कंगना ने उत्साहित होते हुए कहा, सर ये तो हमारे कर्नल साहब हैं। हाँ कंगना, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, जरा इन्हें फोन लगाओ। लेकिन तभी दिवाकर के फोन पर कर्नल साहब का फोन आ गया। दिवाकर, तुम सब कुछ छोड़कर दिल्ली आ जाओ। लगता है कि कमिश्नर माथुर और इंडस्ट्रियल शेखर के मर्डर में कुछ तो समानता है। शेखर के माथे पर भी प्लस का निशान अंकित है। सर हम टीवी पर आपको लाइव देख रहे हैं, क्या आप सिंगापुर नहीं जा रहे? नहीं दिवाकर, मैं शेखर और शेखर की फैमिली के साथ ही तो सिंगापुर जा रहा था, जिसका मर्डर हो गया। इंस्पेक्टर दिवाकर और कंगना तुरंत फ्लाइट पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस केस में भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, ना सीसीटीवी फुटेज, ना कोई हथियार, ना कोई आई विटनेस, ना कातिल का कोई सुराग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत भी जहर मिली शराब पीने से हुई है। कमिश्नर माथुर और शेखर को सेम जहर दिया गया था और उनकी मौत भी रात के लगभग 10 बजे हुई थी। शेखर की पत्नी और लड़की को सुबह की फ्लाइट से बेंगलुरु से दिल्ली आना था, क्योंकि उन लोगों का प्रोग्राम उसी रोज सिंगापुर जाने का था। इन लोगों के साथ कर्नल पुरोहित को भी जाना था। कंगना ने पूछा, सर क्या ये सीरियल किलर का काम हो सकता है? नहीं कंगना, मुझे नहीं लगता कि दोनों मर्डर सीरियल किलर ने किए हैं। पहली बात, सीरियल किलर एक ही शहर में ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक मर्डर मुंबई में करे और दूसरा दिल्ली में। लेकिन क्योंकि दोनों केसेस में एक ही जहर का प्रयोग किया गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों मर्डर एक ही आदमी ने किए हैं या करवाए हैं। यह भी हो सकता है कि एक मर्डर उसने स्वयं किया हो और दूसरा मर्डर करवाया हो। ऐसा करो कि अब तुम दोनों मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। मैं कल शेखर की मेड से पूछताछ करके मुंबई आ जाऊंगा। कंगना और कुछ नहीं तो कमिश्नर माथुर के फोन रिकॉर्ड का ही पता करो। ठीक है सर, मैं कॉल रिकॉर्ड से निकलवा लेती हूँ। कुछ देर बाद कोतवाली में खबर आई कि लीड सिंगर मिलोनी के ड्रमर कम इवेंट मैनेजर को भी लगभग उसी तरह से मार दिया गया है जैसे कमिश्नर माथुर और शेखर की मौत हुई है। इंस्पेक्टर दिवाकर काफी परेशान हो उठा। वो तेजी से घटनास्थल पर जाने के लिए तैयार होने लगा। उसने कंगना को आवाज लगाई और कहा, जल्दी चलो, एक और खून हो गया है। चलिए सर, मैंने काफी हद तक कमिश्नर माथुर के फोन रिकॉर्ड्स की इंक्वायरी की है। बाकी काम मैं जीप में बैठे बैठे कर लूंगी। रास्ते में कंगना ने दिवाकर को बताया, सर घटना से 2 दिन पहले कमिश्नर माथुर को किसी लीड सिंगर मिलोनी का 2 बार फोन आया था। बाकी फोन तो कोतवाली और उनके बीच ही थे। मिलोनी का नाम सुनकर दिवाकर चौंक गया। लगता है हम अपनी मंजिल की ओर ही जा रहे हैं। जिसका मर्डर हुआ है वो मिलोनी का ही इवेंट मैनेजर था और मिलोनी के घर पे ही रहता था। साथ में चल रहे इंस्पेक्टर जितेंद्र ने बताया, सर आज से 2-3 साल पहले मिलोनी ने कमिश्नर माथुर के लड़के के कॉलेज फंक्शन में परफॉर्मेंस की थी। वहां उसका कमिश्नर साहब के लड़के से काफी मार पिटाई हुई थी। मिलोनी का बंगला बहुत शानदार था और दूर दूर तक फैला हुआ था। गेट पर सिंगर मिलोनी की अपनी ही काफी सुरक्षा व्यवस्था थी। गेट पर लंबे तगड़े गार्ड खड़े थे। उनको दिवाकर ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो इवेंट मैनेजर राकेश की हत्या के संबंध में मिलोनी से पूछताछ करने आया है। गार्ड ने लापरवाही से कहा, पहले हमारे साहब से बात करो। ये कहकर उन्होंने इंस्पेक्टर दिवाकर को सिक्योरिटी रूम में जाने दिया। अंदर बैठे बदमाश से लग रहे सुरक्षा अधिकारी ने कहा, तुम लोग कितनी बार तफ्तीश करोगे? पुलिस की एक टीम ऑलरेडी तफ्तीश करके जा चुकी है।
मिलोनी साहब का आदेश है कि अब किसी को भी अंदर न भेजा जाए, इसलिए आप लोग बैरंग यहाँ से लौट जाए। अगली बार आओ तो मिलोनी साहब से अपॉइंटमेंट लेकर आओ। वैसे भी साहब तुम जैसे छोटे अधिकारियों से मिलना पसंद नहीं करते। दिवाकर ने नम्रता से कहा। क्या मतलब? पुलिस को भी अंदर नहीं जाने दोगे? क्या ऊंचा सुनते हो? एक बार कह दिया, सुना नहीं तुमने? इंस्पेक्टर दिवाकर का पेशेंट जवाब देने लगा था। अबे नशे में है क्या तू? तू भी खाकी की पावर को जानता नहीं है, चलट। हम लोग अंदर जा रहे हैं। फिर दिवाकर ने कंगना और जितेंद्र से कहा, पिस्टल निकाल लो, और अगर कोई भी सरकारी काम में बाधा डाले तो उसके पैर में बिना हिचक गोली मार देना। लीड सिंगर मिलोनी बाल और दाढ़ी बढ़ाए जोकर सा लग रहा था। पूरा कैसे आ गए रे तू अंदर? शायद तुम लोग को मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। आए दिन तुम्हारे कमिश्नर हमसे मिलने का समय लेते रहते हैं। तुम्हारा कमिश्नर राजपूत पुलिस टीम के साथ राकेश की मौत का मुआयना कर चुका है। अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आज से 2 वर्ष पहले तुम प्रेसिडेंसी कॉलेज के फंक्शन में परफॉर्मेंस देने गए थे। वहां पर तुम्हारी कमिश्नर साहब के लड़के आलोक से मारपिटाई भी हुई थी। बताओ क्या वजह थी? अरे किसी एक को मारा हो तो बताऊं भी? मैं तो रोज ही किसी को ठोकता रहूं। मुझे याद ना है। बेटा जल्दी याद आ जाएगा तुझे। अच्छा ये बता, कमिश्नर माथुर की मौत से 2 दिन पहले तेरी उनसे 2 बार बात हुई थी। क्या बात हुई थी? पूरा ना मैं कमिश्नर माथुर को जानूं, न उसके लड़कों को जानूं, और ना ही मेरी माथुर से कोई बात हुई। अब तुम लोग अपना बोरिया बस्तर लपेटे और फूटो यहाँ से। ठीक कह रहा है तू। जाएंगे तो जरूर, लेकिन तुझे साथ लेकर। चल अब चुपचाप जीप में बैठ जा। तू झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, बेवकूफ समझा हमें। बाकी की पूछताछ तुझसे कोतवाली में की जाएगी, डंडे के साथ। मैं बोल रिया हूँ, बहुत भारी मुसीबत में फंस जाओगे इंस्पेक्टर। चलो ले चलो मुझे थाने। अगर तुम्हें सस्पेंड न करा दिया तो मेरा नाम मिलोनी नहीं। चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। लीड सिंगर मिलोनी के कोतवाली पहुंचते ही उसके फ्रेंड्स, प्रशंसक और टीवी चैनल वालों की बाढ़ सी लग गई। भीड़ में से इंस्पेक्टर दिवाकर के विरुद्ध नारे लगाए जाने लगे। भीड़ को बढ़ता देखकर रैपिड एक्शन फोर्स को बुला लिया गया। इसके बाद भी भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने के लिए आमदा थी। कर्नल पुरोहित तब तक दिल्ली से आ गए थे। कमिश्नर राजपूत को भी मौके पर आना पड़ा। कोतवाली के बाहर एक भयानक सीन उत्पन्न हो रहा था। एक सब इंस्पेक्टर ने आकर बताया, सर मिलोनी के 2 सीनियर एडवोकेट अंदर आकर कुछ फैक्ट्स बताना चाहते हैं। क्या उन्हें अंदर आने दिया जाए? इंस्पेक्टर दिवाकर और कर्नल पुरोहित आपस में मंत्रणा कर ही रहे थे कि कमिश्नर राजपूत ने कहा। उन्हें अंदर भेज दो। कमिश्नर राजपूत ने पुरोहित और इंस्पेक्टर दिवाकर से कहा, दिवाकर, कभी जोश में होश नहीं खोना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि माथुर साहब के मर्डर में मिलोनी का कोई हाथ है। अभी इसके वकीलों ने अमेरिका में होने वाले कॉन्सर्ट की फोटो और वीडियो मुझे दिखाए हैं, जिससे साबित हो जाता है कि जिस डेट में कमिश्नर माथुर का कत्ल हुआ, मिलोनी इन डेट्स पर यूएस में था। खैर चलो मेरे साथ बाहर, मैं तुम्हें बताता हूँ भीड़ से कैसे निपटा जाता है। कर्नल पुरोहित ने कहा, सर, मुझे यह भीड़ भाड़े की लगती है। कमिश्नर के साथ दिवाकर को देखकर भीड़ और उग्र हो गई। वो लोग चीखने लगे, दिवाकर को हमारे हवाले कर दीजिए। बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ लोग इंस्पेक्टर दिवाकर की ओर बढ़े। कमिश्नर ने तुरंत अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर एक हवाई फायर किया और रौबदार आवाज में कहा, खबरदार, जो मेरे होते किसी ने इंस्पेक्टर की तरफ आंख उठाकर भी देखा। सब लोग एकदम से थम गए। कमिश्नर बिल्कुल बैरिकेडिंग के पास चले गए। तो तुम लोग मिलोनी के फैंस हो या भाड़े पर बुलाए गए भीड़ तंत्र का हिस्सा? उन्होंने एक फैन को एक जबरदस्त घूंसा रसीद किया। चल साले, तुझे भी मिलोनी के साथ जेल में बंद कराता हूँ। और बताओ कौन कौन है उसका फैन? दिवाकर, सबको जेल में ठूस दो। कमिश्नर राजपूत का रौद्र रूप देखकर भीड़ तुरंत तितर बितर होने लगी। ऑफिस में आकर कंगना ने दिवाकर से कहा, सर, कमिश्नर साहब तो बहुत अच्छे अधिकारी प्रतीत होते हैं। बंदे ने अकेले ही पूरी बाजी पलट दी। उनकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी।
सर उस दिन आप कुछ कमिश्नर साहब के विषय में बताना चाह रहे थे, लेकिन बात अधूरी रह गई थी। बताइए कमिश्नर साहब के साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी? बताता हूँ कंगना। हुआ ये था कि कुछ वर्ष पहले कमिश्नर साहब, माँ बाप और भाई टैक्सी से गोवा आ रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने एक पिकनिक स्पॉट पर गाड़ी रोककर ड्रिंक कर ली, जिसके कारण उनकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। इसमें ड्राइवर, माँ बाप और भाई सब मर गए। इसके 6 महीने बाद कमिश्नर साहब की पत्नी, जो कि 7 महीने प्रेग्नेंट थी, अपनी कार में कहीं जा रही थी। वहीं कुछ दूर कुछ बदमाश एक बैंक को लूटकर अपनी कार में भाग रहे थे। कमिश्नर साहब की पत्नी की गाड़ी का उन बदमाशों की गाड़ी के साथ जोरदार एक्सीडेंट हो गया। काफी प्रयत्नों के बाद भी पत्नी को बचाया नहीं जा सका और बच्चा भी गर्भ में ही नष्ट हो गया। कमिश्नर साहब तन्हा अकेले रह गए। उनका सब कुछ विधाता ने छीन लिया। कुछ महीने तक वो विषिप्त से सड़कों पर इधर उधर घूमते रहे। कमिश्नर साहब, जो बचपन से ओसीडी के पेशेंट हैं, डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद ही बचाए जा सके। तभी से कमिश्नर साहब एकाकी जीवन जी रहे हैं, बहुत कम बोलते हैं और बहुत अधिक स्ट्रिक्ट और निष्ठुर हो गए हैं। बातें चली रही थी कि तभी कर्नल पुरोहित दिवाकर के केबिन में आ गए और बोले, दिवाकर जी, अब रात के 8 बज चुके हैं। क्या तुम मुझे ड्रमर कम इवेंट मैनेजर राकेश का जहाँ खून हुआ था वहां मौका मुआयना करा सकते हो? एक बार मैं भी मौका वारदात की तफ्तीश करना चाहता हूँ। कल मिलोनी को छोड़ दिया जाएगा, अतः ये काम आज ही संभव है। बिल्कुल सर, चलिए। इवेंट मैनेजर राकेश मिलोनी के घर पे ही रहता था। आप भी देख लीजिए कैसा दिखता है मिलोनी का महल। रास्ते में दिवाकर ने पूछा, सर ये बताइए कि दिल्ली में आपकी तफ्तीश कैसी रही? आप वो इंडस्ट्रियलिस्ट शेखर की मेट्स को इंटरोगेट कर पाए? हाँ, भेंट भी हुई और उसने राज भी उगला। मेड ने बताया कि एक अननोन नंबर से उसे संपर्क किया गया था और कहा गया था कि सिर्फ तुम्हें शेखर की शराब की बोतल में एक छोटी शीशी टेट्राहाइड्रोजोलिन को उलट देना है। ये तुम्हें किसी भी फार्मेसी से पर मिल जाएगी और क्योंकि तुम्हारे पास चाबी रहती है, रात में जब भी तुम्हारा मौका लगे शेखर के माथे पर प्लस का निशान बना देना है। बस इस काम के तुम्हें 5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा कर दिए जाएंगे। मेड ने बताया कि मुझ गरीब के लिए रकम काफी ज्यादा थी, इसलिए मैं लालच में आ गई। पर कौन था, किसने फोन किया, किसने मेरे खाते में 5 लाख रुपए जमा किए, वो मुझे कुछ नहीं मालूम। सर उस तक आप लोग पहुंचे कैसे? क्या शेखर के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था? नहीं कंगना, लेकिन जिस फार्मेसी से उस मेड ने ये जहर खरीदा था वहां सीसीटीवी लगा हुआ था। मिलोनी का घर आ गया था। वो तीनों सील हटाकर ड्रमर कम इवेंट मैनेजर राकेश के रूम में दाखिल हुए। राकेश मिलोनी के ही बंगले में एक कमरे में रहता था। काफी देर तक तफ्तीश करने के बाद कर्नल पुरोहित ने कहा, शराब हमेशा बर्फ डालकर पी जाती है, लेकिन यहाँ कोई बर्फ का पॉट दिखाई नहीं दे रहा। कंगना, ऐसा करो कि इसकी किचन में जाकर देखो, कुछ है क्या, कुछ मिलता है क्या? कुछ देर बाद कंगना ने आवाज लगाकर बताया, सर यहाँ बर्फ का पॉट है। कर्नल और दिवाकर ने पॉट को देखा और कंगना से कहा, ऐसा करो कि बर्फ निकालने वाला ये जो टोंग है इसे अपने साथ रख लो और कल सुबह इसे फॉरेंसिक को दे देना, क्योंकि हो सकता है कि कातिल ने टोंग पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। ठीक है सर। ये कहकर कंगना ने ग्लव्स पहनकर टोंग को ले जाने के लिए रख लिया। अगले दिन शहर में 2 और मर्डर हुए, एक उबर ड्राइवर का तो दूसरा एक कंपनी में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव का। इन दोनों मर्डर्स का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कमिश्नर राजपूत ने इंस्पेक्टर दिवाकर की तगड़ी क्लास ली। मैं तो तुम्हें बहुत काबिल अधिकारी समझता था, लेकिन लगता है कि बेकार ही तुम्हारा नाम सुना था। शहर में मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं, कातिल बेखौफ है, पर तुम्हारी टीम कुछ कर नहीं पा रही। तुम्हें दिए गए समय का आज आखिरी दिन, अगर तुमसे नहीं होता तो बेखौफ होकर बता दो, मैं इस काम को किसी दूसरे अफसर तक कराऊंगा। आज शाम तक मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। तुम अपनी टीम के साथ 8 बजे मुझे मेरे बंगले पर मिल रहे हो, समझे? इंस्पेक्टर दिवाकर अपने रूम में आए।
उनके चेहरे पर आ रहे उदासी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। कर्नल पुरोहित ने पूछा, क्या हुआ दिवाकर, सब ठीक है ना? चेहरे पर उदासी क्या छाई हुई है? इंस्पेक्टर दिवाकर ने पूरी बात जो कमिश्नर के साथ हुई थी वो कर्नल पुरोहित को बताई। बिल्कुल निराश मत हो दिवाकर, यह मेरे भी इम्तिहान की घड़ी है। जिंदगी में पहला ऐसा केस सामने आया है जिसका ना कोई पैटर्न है, ना मोटिव, ना क्लू मिल रहा है। मैं खुद बेहद परेशान हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कंगना अभी फॉरेंसिक से आती होगी, देखें टोंग पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले या नहीं। तभी मुंह लटकाए कंगना ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ कंगना, उदास क्या हो? कंगना की आंखों में आंसू आ गए। वो लगभग रोते हुए बोली, सर सर टोंगवा नहीं अंदर रखा था, कहीं चोरी हो गया है। रास्ते में राजपूत सर मिल गए और उन्होंने मुझे काफी डांटा और बोले शाम तक मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए, नहीं तो मैं खुद तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सर मैं कसम खाती हूँ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। रो मत कंगना, तुम्हारी आंखों से गिरते हुए ये आंसू तुम्हारी सच्चाई का प्रतीक है। आई हेट टीयर्स कंगना। शाम होने में बहुत टाइम है, किस्मत तो पल पल में बदलती है। चलो मेरे साथ, उन दोनों मर्डर का भी मौका माना कर लेते हैं। रास्ते में कर्नल ने पूछा, तो 2 खून हुए हैं, एक उबर ड्राइवर का और दूसरा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव का। प्राइमा फेसी पुलिस को दोनों में कोई कनेक्शन नहीं मिला है। सही कह रहा हूं ना दिवाकर? हाँ सर। दिवाकर, मेरे लंबे डिटेक्टिव कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई सीरियल किलर विदाउट पैटर्न लोगों को मार रहा हो। या तो मरने वालों में कोई कनेक्शन होता है या सीरियल किलर कोई पैटर्न छोड़ता है। यहाँ तो दोनों ही गायब हैं। बस मृतक के सर पर एक निशान छोड़ा जाता है, पर वो निशान भी बदलते रहते हैं। कभी एस का निशान तो कभी क्वेश्चन मार्क, कभी प्लस। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंपनी एग्जीक्यूटिव के घर आकर उन्होंने देखा वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है। वहां उसके घर के सामने वाली घर की खिड़की पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। जैसे ही उसने दिवाकर को देखा वो बोली, यही है, कोई पकड़ो इसको। तुम फिर आ गए, एक खून करके तुम्हारा मन नहीं भरा? दिवाकर हक्का बक्का रह गया। क्या कह रही है ये बुढ़िया? ये दिवाकर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां खड़े कुछ लोगों ने बताया, अरे सर जाने दीजिए, यह बुढ़िया तो दिन रात इस खिड़की से ताकती रहती है और अनर्गल बोलती रहती है। दिवाकर ने अर्थ भरी नजरों से कंगना और कर्नल पुरोहित को देखा और थोड़ा बहुत घबराते हुए कहा, आप लोग इसकी बात को बिल्कुल सच न माने, मैं यहाँ पहले नहीं आया हूँ। दिवाकर, मैं आज से नहीं तुम्हें काफी अरसे से जानता हूँ। तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम पर शक करने का मतलब खुद पर शक करना। दिवाकर, अब तक की जांच पड़ताल में मैं काफी कुछ जान गया। अगर तुम्हारा कमिश्नर हमें 1 हफ्ते का समय और दे देगा तो मैं निश्चित ही इस केस को ट्रैक कर दूंगा। आज तुम्हें और कंगना को बुलाया है ना 8 बजे, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। कमिश्नर साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें और समय दे दें। दरअसल दिवाकर, ये पहला ऐसा केस है जिसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किलर हर मोड़ पर हमसे 4 कदम आगे है। कत्ल का ना कोई मोटिव है, ना कोई पैटर्न, बस एक ही चीज कॉमन है, हर को सेम जहर से मारा गया है और उनके माथे पर कोई अक्षर लिखा गया है। अभी इन दोनों मर्डर को देख लो, जहर के अलावा क्या समानता है इनमें? अगर एक बार को यह मान भी लें कि यह सब सीरियल किलर का किया धरा है, तो भी अपने आप को धोखा देना होगा। सीरियल किलर कभी ऐसा नहीं करता कि वो एक मर्डर मुंबई में करे और दूसरा दिल्ली में। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो 8 बजने वाले हैं, कमिश्नर के घर चलते हैं। कमिश्नर धनंजय राजपूत अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। डरते हुए दिवाकर और कंगना अंदर आए। कमिश्नर ने कहा, कोई हल नहीं निकला ना? चलो छोड़ो, आओ बैठो और दुनिया की सबसे महंगी वाइन का एक पैक पीकर ही जाना।
फिर कर्नल पुरोहित को देखते हुए कमिश्नर ने कहा, अच्छा सर, आप भी आए हैं इन फिसड्डी लोगों के साथ? आप तो हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के श्रेष्ठ डिटेक्टिव में से एक हैं। कर्नल पुरोहित, आप बताइए कि इस केस के विषय में आपका क्या हाइपोथेसिस है? कमिश्नर साहब, अब तक की जांच पड़ताल के बाद 2-3 बातें तो क्लियर हैं। पहली बात ये कि किलर कोई पुलिस अधिकारी ही है, आपके डिपार्टमेंट का ही कोई अफसर। ये सुनते ही तीनों हैरत में पड़ गए। कमिश्नर ने पूछा, ये कैसे कह सकते हैं आप? क्या प्रूफ है इस बात का? सर, इस केस में दूसरा मर्डर मेरे मित्र शेखर का, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका हुआ। कमिश्नर माथुर की मौत के बाद दिवाकर चाहते थे कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हो जाऊं, लेकिन मैंने दिवाकर को साफ मना कर दिया था कि इस केस में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने मित्र के साथ 1 हफ्ते के लिए सिंगापुर जा रहा। डॉक्टर दिवाकर, मैंने आपकी बात कब टाली है, लेकिन कल ही मैं अपने मित्र और उसकी फैमिली के साथ 1 हफ्ते की हॉलीडे ट्रिप पर सिंगापुर जा रहा हूं। लेकिन अगले ही रोज मेरे मित्र का कत्ल कर दिया गया। सर, हम टीवी पर आपको लाइव देख रहे हैं, क्या आप सिंगापुर नहीं जा रहे हैं? नहीं दिवाकर, मैं शेखर और शेखर की फैमिली के साथ ही तो सिंगापुर जा रहा था, जिसका मर्डर हो गया, ताकि मैं इस केस में शामिल होने के लिए विवश हो जाऊं। दिवाकर से हुई बात पुलिस डिपार्टमेंट के अतिरिक्त किसी को पता नहीं थी। शायद किलर चाहता था कि मैं इस केस में शामिल हो जाऊं, क्योंकि ऐसे किलर को चैलेंज स्वीकार करना अच्छा लगता है। दूसरे, पुलिस हेडक्वार्टर से टोंग का गायब हो जाना, टोंग के विषय में भी डिपार्टमेंट के अलावा किसी को पता नहीं था, किसी को भनक तक नहीं थी इस बात की। कोई बाहर का आदमी तो पुलिस डिपार्टमेंट में घुसकर ऐसी चोरी कर ही नहीं सकता। कमिश्नर साहब, यह किलर कदम कदम पर अपने ही रूल्स तोड़ रहा है। जितने लोगों का भी मर्डर हुआ है, उनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि सीरियल किलर किसी दूसरे शहर में पैसा देकर मर्डर कराए। शेखर की मेड ने यह माना है कि किसी अपरिचित आदमी ने उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए, जिसकी एवज में उसने शेखर का कत्ल किया। और अंतिम बात, उस बुढ़िया ने दिवाकर को देखकर कहा, यही है, कोई पकड़ो इसको। तुम फिर आ गए। लगता है कि उसने दिवाकर को नहीं, दिवाकर जैसे किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को वर्दी में देखा होगा। दिवाकर ने बीच में कहा, तो सर हम क्या करें? किलर में किस पैटर्न की तलाश करें? यही तो समस्या है दिवाकर। हम शुरू से पैटर्न, वजह, किलर के मोटिव को तलाशते रहे, इसलिए हम किलर से हमेशा 4 कदम पीछे रह गए। किलर किसी भी पैटर्न, कारण या मोटिव को फॉलो ही नहीं कर रहा। इसी कारण हम मात खा रहे हैं। तो सर, क्या हमें पता चल सकता है कि किलर का अगला शिकार कौन होगा? कर्नल कुछ कहना ही चाहते थे कि कमिश्नर ने उन्हें रोका और सभी के लिए एक महंगी वाइन की बोतल से ड्रिंक बनाने लगे। उन्होंने कहा, कर्नल साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने फाइनली यह बात समझी कि हर चीज़ में पैटर्न या पर्पस नहीं होता। इन चीज़ों से परे कुछ कत्ल ऐसे भी किए जाते हैं जिससे किलर के मन को अपार शांति मिलती है। मैं छोटा सा था जब मुझे डॉक्टर्स ने डायग्नोस करके ओसीडी से ग्रसित बताया था। मैं जब कहीं भी जाता, मार्केट जाता, फुटपाथ पे चलता, तो हमेशा स्क्वायर के बीच ही चलना पसंद करता था। स्क्वायर से बाहर चलना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने सोचा स्क्वायर से बाहर चलकर देखूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने देखा मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। काफ़ी दिनों ऐसा चलने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ओसीडी नहीं है, इस बीमारी से मैं उबर गया हूँ। लेकिन डॉक्टर ने देखने के बाद बताया कि मुझे ओसीडी अभी भी है, लेकिन अब पैटर्न को फॉलो नहीं करने का पैटर्न है। उस दिन ज़िंदगी में मुझे 2 बातें रियलाइज़ हुई। एक तो हम
किलर में इतना पर्पस और पैटर्न देखते हैं कि आगे कुछ देख ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि कोई भी किसी काम को बिना पर्पस के नहीं करेगा। दूसरा, किसी को ये मनाने के लिए कि कोई काम बिना पर्पस के भी किया जाता है, बड़ा दुष्कर होता है। मुझे आज भी याद है, आज से 25 बरस पहले दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में आपकी वो स्पीच जो क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ किलर्स पर दी गई थी, जिसमें आप लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि बिना मोटिव पर्पस के कोई भी कत्ल संभव नहीं है। कातिल का हर दशा में कोई ना कोई मोटिव तो होता ही है। इस ऑडिटोरियम में हाल ही में सेलेक्ट हुआ आईपीएस अधिकारी धनंजय राजपूत भी बैठा था, जो आपकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं था। मैंने प्रतिरोध भी किया था, लेकिन मुझे मेरे सीनियर्स ने बोलने नहीं दिया। पर आज आप स्वयं ही मान गए कि बिना पैटर्न मोटिव के भी अपराध होते हैं। शुरुआती दिनों में मुझे होम मिनिस्टर की इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कार्य सौंपा गया था, जिसे मैंने पूरी लगन से किया था, लेकिन वहाँ शॉर्ट सर्किट होने से मिनिस्टर की जान चली गई और स्टैम्पेड में कुछ लोग मारे गए। इस घटना के पीछे न कोई मकसद था, न कोई पर्पस, लेकिन उसमें भी मुझ पर लापरवाही का आरोप लगाकर डिमोट कर दिया गया। मेरे मम्मी डैडी में बहुत झगड़ा हुआ करता था। उनके बीच हुई मारपीट, गाली गलौज मुझे विचलित कर देती थी। मेरा अकेलापन और ओसीटी की बीमारी, इस सब से मेरा दम घुटने लगा था। कर्नल, thus I grew in a very complex character and circumstances. मुझे अकेला रहना, लोगों से ज़्यादा बातें न करना, विभाग में स्ट्रिक्ट बने रहना अच्छा लगने लगा था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पुलिस विभाग को दे दी। हम विभाग में पर्पस, कारण, मोटिव, पैटर्न के पीछे पड़े रहते हैं और अक्सर कातिल तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए मैं अपने काबिल अधिकारी इंस्पेक्टर दिवाकर और कंगना को ये समझाना चाहता था कि बिना इन चीज़ों के भी कत्ल किए जाते हैं। आज मैं मानता हूं कि ये 5 कत्ल मैंने किए हैं। अब कर्नल कह सकते हैं कि इसका भी कारण है, क्योंकि मैंने 5 लोगों को खोया था, मैंने 5 ही लोगों को मारा है। 5 लोग यानी मेरे मम्मी, डैडी, भाई और पत्नी, जिसके गर्भ में मेरा नन्हा सा राजपूत था। ये भी सच है कि किसी न किसी रूप में ये 5 मेरे अतीत से जुड़े थे। कमिश्नर माथुर और इंडस्ट्रियल शेखर मेरी पत्नी पर बुरी नज़र रखते थे। दिल्ली में शेखर और माथुर मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक बार इन दोनों ने गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं ना चाहते हुए भी इनके साथ चला गया। इन लोगों ने समुद्र में घूमने के लिए एक छोटे शिप को हायर किया। मैं इन लोगों के साथ नहीं गया, लेकिन मेरी वाइफ इन लोगों के साथ सैर सपाटा करने चली गई। अब रिटायरमेंट के बाद मैं कमिश्नर माथुर से मिलने गया। माथुर साहब शराब के लिए कुछ नमकीन एक्सेट्रा लेने किचन में चले गए थे। मैंने वहाँ उनका रखा मोबाइल देखा। उसमें शेखर और माथुर के साथ मेरी पत्नी के कुछ अंतरंग दृश्य थे। मेरा खून खौल गया। मुझे लगा जैसे हजारों बिच्छुओं का डंक लगा हो। इसलिए मैंने माथुर की शराब में पॉइजन मिला दिया। शेखर को दिल्ली जाकर मैं मार नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने एक विश्वासपात्र से उसकी मेड के खाते में 5 लाख रुपए जमा कराने और शेखर को उसके अंजाम तक पहुंचाने का आदेश दिया। जब इस केस को कर्नल ने ज्वाइन किया तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि मैं कर्नल पुरोहित को भी सबक सिखाना चाहता था। इवेंट मैनेजर राकेश को इसलिए मारा कि उसी ने होम मिनिस्टर के इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा था और वो साफ बच गया था। और मेरा, जिसका कोई भी दोष नहीं था,
डिमोट कर दिया गया था। उबर टैक्सी का चालक वही था जिसने मेरी पत्नी की कार से एक्सीडेंट किया था, जिसमें मेरी पत्नी और अबोध बच्चे, जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, मारे गए थे। मैं उसकी टैक्सी में बैठा और जानबूझकर उतरते समय जहर मिली शराब की बोतल उसकी टैक्सी में छोड़ दी और अंत में बेचारा वो एग्जेक्टिव जिसने मुझे ये सब करते हुए देख लिया था, आई विटनेस होने के कारण मारा गया। कमिश्नर राजपूत, आपने मुझे मात दे दी है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन कत्ल के पीछे आप हो सकते हैं। वास्तव में आपको समझना बहुत मुश्किल है। आप बेहद ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको किसी स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको मेडिकल एड की सख्त आवश्यकता है। कर्नल, फिलहाल तो तुम लोगों को मेडिकल एड की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि जो वाइन तुम लोग पी रहे हो उसमें भी टेट्राहाइड्रोजोलिन जहर मिला हुआ है, जो उन सब मर्डर केसेस में मिलाया गया था। बाहर जो तुम लोग शोर सुन रहे हो वो मीडिया का है। मैंने अपना कन्फेशन मीडिया पर्सनल को सौंप दिया है। कर्नल, दिवाकर और कंगना एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके हाथ में लिए हुए वाइन के गिलास उनके हाथ में जम से गए। गिलास ना रखते बन रहा था और पीने का तो प्रश्न ही नहीं था। कर्नल ने कहा, ये क्या बचपना है। चलिए, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन दिवाकर और कंगना ने तो अभी जीवन की शुरुआत की है। ऐसा क्यों किया आपने? अब कितना समय बचा है हमारे पास? महज 10 मिनट। और मैंने ऐसा क्यों किया बताता हूं। जिंदगी ने जो मुझे दिया मैं वही लौटा रहा। आपको मालूम है कितना तिरस्कार, कितना कष्ट मैंने अपनी जिंदगी में झेला है। माँ, बाप, भाई और बेवफा पत्नी सब एक एक करके छोड़कर चल दिए मुझे। तन्हा वीराना मुझे काटने को दौड़ता है। जीने की आस थी तो केवल नन्हे राजपूत के लिए, लेकिन विधाता ने उसको भी मुझसे छीन लिया। लेकिन हमने आपका या किसी और का क्या बिगाड़ा है सर? दिवाकर ने पूछा। कुछ नहीं, इसीलिए तो तुम लोग को मरने के लिए चुना है। उस सिल्वर जुबली इवेंट में मेरा क्या दोष था? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे सजा दी गई? लेकिन घबराओ नहीं, अभी तुम लोगों के पास जीने का एक चांस है। मेरे पास इस विष के 3 एंटीडोट्स हैं, इसलिए हम में से मरेगा तो केवल एक ही, बाकी 3 तो बच ही जाएंगे। चलो, जाते जाते मैं तुम लोगों के साथ जिंदगी हारी या जीती खेल खेलूंगा। जिसकी किस्मत होगी वो बच जाएगा, और जिसकी किस्मत होगी उसे मौत मिलेगी। ये कहकर कमिश्नर ने अपनी जेब से सिगार और दूसरे हाथ से एक कॉइन निकाला। अपने सिगार को सुलगाते हुए कमिश्नर ने कंगना से पूछा, हेड या टेल? मुझे मर जाने दीजिए सर, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। एंटीडोट आप लोग लगवा लीजिए। नहीं कंगना, ये जिंदगी और मौत का एक खेल है। कम से कम ये तो देख लो कि तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं। कंगना ने टेल कहा। सिक्का उछला। काफी देर तक घूमकर वो नीचे गिर गया। दिवाकर ने खुश होते हुए कहा, कंगना तुम बच गई, टेल आया है। कंगना को तुरंत कमिश्नर ने एंटीडोट लगा दिया। अब तुम्हारी बारी है दिवाकर। सर, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। दिल से तो मैं यही चाहूंगा कि सभी जीवित रहें। फिर भी जहां तक खेल का संबंध है, आप सिक्का उछालिए, मैं मांग लूंगा। सिक्का उछला। दिवाकर ने कहा, हेड्स। इस बार कंगना और कर्नल ने प्रसन्न होते हुए कहा, नाइस, इट इज हेड। कर्नल, अब हम और तुम बचे हैं। एक की किस्मत में मौत है तो दूसरी की किस्मत में जिंदगी। मुझे मालूम है कि मैं जिंदगी में हमेशा हारता आया हूं। हेड और टेल के इस गेम में भी हार ही जाऊंगा। आप बोलिए कर्नल,
हेड या टेल? कर्नल ने भी हेड मांगा, पर इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वो टॉस हार गए, यानी मौत। लो कर्नल, अब तुम सिक्का उछालो। कर्नल ने टॉस किया और राजपूत ने भी हेड मांगा, पर वो भी टॉस हार गए। कमिश्नर राजपूत ने कहा, मुझे मालूम था कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देगी, और वैसे भी जिंदगी मुझे बोझिल लगने लगी है। अब मरने से अधिक जीने में दर्द होने लगा है। जहर का नशा कर्नल और कमिश्नर राजपूत दोनों के ऊपर छाता जा रहा था। अचानक कमिश्नर ने उठकर अंतिम एंटीडोट कर्नल को लगा दिया और अपनी आराम कुर्सी पर गिर गया। कर्नल ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ये क्या किया कमिश्नर राजपूत? आपने अंतिम एंटीडोट अपनी जगह मुझे क्यों लगा दिया? मेरे संस्कार कर्नल, जो मेहमान की खातिर करना जानते हैं उसे मारना नहीं। जाओ, अब तुम लोग आजाद हो, जाकर खुली हवा में सांस लो। कमिश्नर पर जहर का नशा चढ़ता जा रहा था, उसका दम घुट रहा था। कर्नल ने तुरंत दिवाकर से कहा, दिवाकर, जल्दी करो, एम्बुलेंस मंगाओ, कमिश्नर साहब की हालत बिगड़ती जा रही है। नहीं कर्नल, अब इस सब की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, और वैसे भी पर्पस विहीन जीने का कोई पर्पस नहीं होता। थोड़ी देर बाद बाहर आकर कंगना और दिवाकर ने पुरोहित से कहा, सर, हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अजीब आदमी था ये कमिश्नर, डिरेंज्ड सीरियल किलर। हमेशा ये बताते रहे पर्पस उद्देश्य मायने नहीं रखते, और अंत में खुद ही मान लिया कि पर्पस विहीन जीने का कोई अर्थ नहीं है। अपनी बात को स्वयं ही काट कर दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।